अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम। इनकम के हेड्स के बाद अब जो हमारे पास टॉपिक है आज का वो है टैक्स क्रेडिट्स। वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करती हैं। एक सबसे बड़ा टैक्स क्रेडिट तो एडवांस टैक्स है। हमें डिविडेंड मिला, उस पर टैक्स कट गया। हमने टेलीफोन का बिल पे किया, टैक्स कट गया। इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, हमें बैंक ने हमारे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स काट लिया। ये एडवांस टैक्स सबसे बड़ा क्रेडिट तो यही है जो एंड पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस होता है। क्या कोई और भी ऐसे क्रेडिट्स हैं जहां पर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में कोई टैक्स तो ना दें लेकिन हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम कर दी जाए? द आंसर इज यस। आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि एक टैक्स पेयर पाकिस्तान में कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से उसको टैक्स में बेनिफिट मिल जाए, उसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं या टैक्स रिबेट भी कहते हैं। पहले ये ज्यादा थे, अब कम हो चुके हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक का जो है वो उसको भी शुरू किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक, कल तक हमने जो बात की थी, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात दिए जो उन्होंने सीख लिए और अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। वालेकुम अस्सलाम। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करता हूँ और रहम भी करता हूँ। खाली तौबा नहीं करता, उसके बाद तुम्हारे ऊपर रहम भी करता हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी करता हूँ। लेकिन उसमें फिर हमें ये कहा गया कि अब आप यहाँ से चले जाओ और ज़मीन में जाओ, वहाँ पर तुम्हारे लिए क्या है, एक वक्त है, टाइम है, वहाँ पर जाके रहो, चीज़ों से फ़ायदा उठाओ। तुमने फिर मेरे पास आना है, मेरी हदायत तुम्हारे पास आती रहेगी, उसको फॉलो करना। जो भी उसको फॉलो करेगा तो उसको ना खौफ होगा ना गम होगा। और फिर इस रुकू के ख़त्म होने से पहले जो आयत नंबर 39 है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वल्लजीन कफरू, और रहे वो लोग, अल्लाजीन वो लोग और वो लोग, यानी इसके ऑपोजिट पहले कौन से हैं, जो हदायत पर अमल कर, वल्लजीन काफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया। काफिर कौन है, मैं बार बार बता चुका हूँ, जिनको हदायत पहुंच चुकी है। वल्लजीन कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये वो लोग हैं, यानी इनके बंद हो चुके हुए हैं, इनको हदायत अब मजीद नहीं पहुंचेगी। किसको, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, काज़ब झूठे को कहते हैं, भी आयातिना, हमारी निशानियों को। यानी इस कायनात को देख के अगर कोई शख्स, ये आयत क्या है हमारे सामने, ये जो हम देख रहे हैं, हम इसे कहते हैं ना, ये आयत है, ये एक निशानी है। किस चीज़ की निशानी है भाई? अगर कोई बंदा बात करे और वो हमेशा बात पूरी हो तो वो किसकी याद दिलाएगी कि यार उसने ये बात कही थी। समझ आ रही? तो ये जो आयत हमारे सामने इस कुरान के अंदर मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि जो यहाँ लिखा गया ये ऐसे ही होगा। ये है आयत, ये है निशानी। निशानी किसे कहते हैं कि उसको देख के किसी की याद आए। समझ आ रही है? तो यानी इसके अंदर जो बात लिखी गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु कौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम, पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल दिया कि ऐ ईमान, ऐ तकवा रखने वालों, जब भी बात किया करो सीधी किया करो, मैं तुम्हारे इस्लाह कर दूंगा। ये अल्लाह ताला ने जो है, और ये कन्फर्म है, दुनिया में जो कौम, जो शख्स भी सच बोलेगा उसको क्या होगा, उसके काम सीधे होने ही होने हैं। वो यहूदी हों,
बेशक हम लाख कहते रहेंगे जी हमने जन्नत में जाना है, दुनिया का मॉडल यही है कि सच बोलेंगे तो हमारे काम सीधे होंगे, दुनिया फिर हमें सही हकीकत हकीकी। आप जॉब करने सच बोलेंगे, आपका बॉस आपको प्यार करेगा। वो लाख झूठा हो, कोई झूठा बंदा पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, आज हमारे मुल्क में तो यही हो रहा है ना कि आप 100 झूठ बोल रहे हैं, आपके तुम्हारी जरूरत नहीं हो सकती कि मेरे से झूठ बोलो, तेरी ऐसी की तैसी। तुम कौन होते हो झूठ बोलने वाले? दुनिया में कोई शख्स झूठ पसंद करता है? खुद जितना मर्जी बोले। तो दुनिया में ये चीज, तो ये आयत है, निशानी है। उलाई का, जिन्होंने हमारी आयत को, तो क्या है आयत अल्लाह ताला की? देखते भी हैं। भाई अब तुम कोशिश करके देख लो दुनिया को तबाह करने की, आप खुद ही तबाह हो जाओगे। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल ताकत है जिसकी ये जमीन है, तुम इसको तबाह नहीं कर सकते। अमेरिका आज चाहे कि जनाब हम चांद को तबाह कर देंगे, राइट? तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसका ओनर कोई और है। वो इसकी हिफाजत खुद करेगा। क्यामत वाले दिन वो खुद इसको तबाह करेगा। उस जात ने चाहा कि यार डायनासोर्स आज के बाद नहीं होंगे, तो उन्होंने फैसला कर लिया, डायनासोर्स खत्म हो गए ना, आज उनकी हड्डियां ही मिलती हैं। तो जब वो हमारा भी फैसला कर लेंगे कि बस यार दैट्स इट, इट्स ओके, टाइम खत्म हो गया, हमारा भी टाइम खत्म होता है ना। कल कोई साहब बात कर रहे थे कि यार जो बंदा वेंटिलेटर पे चला जाए वो वापस नहीं आता। मैं ऐसे शख्स को जाता हूँ तो 3 दफा वेंटिलेटर पे जा चुका हुआ, डॉक्टर ने मुझे कहा, मुझे खुद बुला के डॉक्टर ने कहा, उसने कहा इसका क्या करना है, 5 दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? कहते दैट्स इट ओके, वेंटिलेटर उतारे और ये फारग है, यानी ये बंदा फौत हो चुका हुआ है। मैंने कहा ये आपको नहीं, कभी 5 दिन हो गए हैं, इसका कोई लेवल बढ़ ही नहीं रहा, तो ये तो सिर्फ मशीन इसको चला रही है। ये मैं आपसे 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर हमने उसको कुछ सुजेस्ट किया, को कंसल्ट किया, तो उसकी साइड चेंज की, तो वो होश में आ गया, मस्त बेहतरीन है। कल परसों ही मेरी उससे बात हुई है, मेरा हालचाल पूछ रहा था कैसे। फिर दोबारा एक दफा गया वेंटिलेटर पे, फिर वही उसी कंडीशन में गया। अल्लाह ताला ने अभी तक उसको नहीं बुलाया ना। समझ आ रही? उलाई का, यही अब समझ आ रही आयात क्या है? आयात हैं कि जो ये पूरी कायनात को देख के जो आपको याद क्या आ रही है। अगर तो आपकी अक्ल सलीम नहीं है, मर चुकी हुई है, जहनी मरीज बन चुके हो आप, तो फिर तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपकी अक्ल काम करती है, सही है, अक्ल सलीम मौजूद है, तो फिर तो आपको समझ आएगी कि यार इस कायनात का कोई बनाने वाला है। मैंने उसके अल्लाजीन, वो आता है ना कि उलाई का, शुरू में पढ़ा था ना हमने, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं कि हमने लाजमन इसके बाद कहीं और भी जाना। जिसका उस पर यकीन ही नहीं है तो मुसलमान तो ना ना हुआ। उलाई का, यही वो लोग हैं असहाबुन नार। मैंने क्या कहा था, जब ये लफ्ज आए उलाई का, तो देखा करें आगे खुशखबरी है या दुख है। उलाई का असहाबुन नार, यही वो साहब उर्दू का लफ्ज है, इसकी जमा असहाब, सहाबा किराम आप बोलते हैं। ये वो आग वाले हैं। हम, वो, फी हा, उसमें, जहन्नम के भी मुन्नस है ना, तो उसमें खालिदून, खुल्द मैंने कहा था। वो जो अरब जो थे वो ईंटें जो रखते थे ना चूल्हे के नीचे, उसको खुल्द बोलते थे। वो पड़ी रहती थी, बर्तन चेंज होता वो, तो उसको खुल्द कहते हैं। हमेशा कोई चीज़ कहीं ना कहीं पड़ी रहे, ये यहाँ से निकलेंगे नहीं कभी भी। तो जो शख्स भी इस कायनात को देख के, अल्लाह ताला की निशानियों को देखने के बावजूद आंखें बंद करके बैठा रहे, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरी वल्लाजीना काफरू, पहला काम, दो दो उनके काम बता दिए कि इन्होंने देखने के बावजूद झुटलाते हैं, वकज़्ज़बू, और आगे से झूठ भी बोलते हैं कि ये नहीं है, भी आयातिना, हमारी निशानियों को, उलाई का, यही वो लोग हैं असहाबुन नार, आग वाले, हम फीहा खालिदुन, और उसमें क्या रहेंगे। ये था यहाँ तक जिक्र हमारा, हमारी तख्लीक का जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, उसमें क्या चीज़ें शामिल थी। नंबर 1 कि तुम मेरे खलीफा हो, यानी आप समझे कि आप जिंदगी गुजारने लगे हैं, तो पहली चीज जो हमें अल्लाह ने बताई है, कुरान के शुरू में पहला किस्सा यही है ना, कि भी तुम मेरे खलीफा हो, तुम्हें मैंने इख्तियार दिया हुआ इस दुनिया के अंदर। दूसरी चीज बताई कि मैंने तुम्हें इल्म दिया है,
बाकी दोनों मखलूक से ज़्यादा तुम्हारे पास इल्म है। इल्म तुम जो है उसको इस्तेमाल करो, और इल्म की वजह से ही मैंने तुम्हें दर्जा दिया है। और फरिश्ते और जो जिन्नात हैं उनको कहा था कि तुम इनके आगे सरनगू हो, इसकी ताज़ीम को एक्सेप्ट करो। और उसमें से एक ने, फरिश्तों ने तो ये काम कर दिया, लेकिन इबलीस ने ये काम। इबलीस कौन है? मायूस। एक एक फितरत है, एक खसलत है, मायूस होना। उसने ये काम नहीं किया, और अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे बच के रहना। और फिर कहा कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ये जन्नत बनाई है, इसमें एक काम करना कि सब कुछ इस्तेमाल करना माँ सिवाय एक दरख्त के। यानी हमें दुनिया में बताया गया तुम्हारे लिए ज्यादा चीजें हलाल हैं, कुछ हराम है, तुम्हारे इम्तिहान के लिए। कारोबार करो जितना मर्जी करो, तो कारोबार के अंदर झूठ भी बोलना शुरू कर दोगे तो हराम कर रहे हो। सर बताया जाता है कि जो शैतान है वो सबसे ज्यादा इबादत करता है पहले। तो मैं समझा रहा था। तो क्या उस पर इसको आखिर आखिर में जब मिलेगा? मुझे इसका मैंने अभी पढ़ा नहीं है, देख लेंगे कि क्या ये इसराइली रवायात हैं या कोई हदीस है। कुरान में मुझे नहीं ऐसा मिला कि शैतान इबादत करता था बहुत ज्यादा। मुझे नहीं हो ऐसा, यानी सुना तो है हमने। वो उससे सर अब क्या होगा इसी चीज पे नाज करता था। इससे अब क्या होगा? मकसद अगर हमें पता चल जाए वो बहुत ज्यादा इबादत करता था, तो उससे क्या मुझे हुआ? मुझे क्या आइडिया मिला, क्या मुझे पता चला? वो कह रहा है कि इससे मतलब जब उसने तो कवर किया है तो अल्लाह ने उसको से नहीं, उसको पहले उसने इनकार किया। अबा वस्तकबरा। पहले पहले उसने अबा आदम किया। में से पहले की बात कर रहा है कि पहले वो इबादत करता था, पहले इबादत करता था क्या जाहिर बात है ना कि अल्लाह ताला ने जब उससे बात की है, तो उस वक्त तो अल्लाह ताला उससे बात कर रहे हैं। ये तो मैसेज हमें बड़ा क्लियर कट मिल रहा है कि वो अल्लाह की बारगाह में मौजूद था, और अल्लाह ताला उससे कम्युनिकेट करते थे। तो अल्लाह ताला किससे कम्युनिकेट करेंगे? जो बहुत करीबी होगा। तो करीबी कौन होगा? जो अल्लाह ताला की इबादत करता होगा, उसकी बड़ाई बयान करता होगा। ऐसे ही होगा, हमने तो ऐसे ही सुना होगा। लेकिन हमें तो यही मैसेज है ना। अभी क्या मैसेज है? कि क्या हमारा वो दोस्त है? अदू। अल्लाह ताला कहते हैं वो मेरा दुश्मन है, इससे दुश्मनी रखो। तुम हमारा भी दुश्मन है ना। तो ये हमें बताया गया। जो हमारी फजाइल हमारे बयान किए गए इस मशीन के, वो हमें बता दिए गए कि जिंदगी में तुम्हें कुछ चीजें मिलेंगी, इनके करीब ना जाना। अगर कोई शख्स, मेरा दोस्त, एक शरारती दोस्त मेरे साथ है, और हम कहीं नहर पे जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किनारे से अवॉइड करना है। ये मुझे दिक्कत है, ये इसने हल्का सा हाथ देना और मैंने स्लिप होकर गिर पड़ना है। यही होगा ना। तो मैं, हो सकता है कि वहां पर जहां मौजूद हूं, वहां मैं खुद ना गिरूं। अगर ये मेरे साथ ना हो सकता है मैं किनारे किनारे पे चलता रहूं। लेकिन जब मैं किनारे पे जाऊंगा तो ये मुझे हल्का सा भी दिक्कत देगा ना, तो मैं उसमें गिर जाऊंगा, गोते खाऊंगा उसके अंदर। और हो सकता है वहां से कभी बाहर ना निकल सकता। तो फिर बताया कि तुम अगर करीब चले गए, तो ऐसा ही होगा कि फिर तुम उसको, चांसेस यही हैं कि, क्योंकि मैंने तुम्हारी खलकत की है ना, तुम्हारा जिस्म मैंने बनाया है, तुम्हारी रूह भी मेरे पास है, तो उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि तुम ये काम कर गुजरोगे। जब ये तुम काम कर गुजरो, फिर पछताना ये ना करना, अबा वस्तकबरा ना करना, इनकार ना करना। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम पर रहम भी करूंगा। जाओ दुनिया में, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ टाइम है, कुछ चीजें हैं, इस्तेमाल करना, और मेरे पास वापिस आ जाना। और को कुफर ना करना। वल्लजीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। तो इसके अलावा जो दूसरी तरह के लोग होंगे, जो शैतान की पैरवी करेंगे, फिर उनके लिए क्या होगी? उनके लिए दूसरी साइड मैंने तैयार की हुई है। दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हारी ऑप्शन है कि इस दुनिया को कितना के एंजॉय करना है तुमने, कितनी की कत्लो गारत करनी है, वो भी तुम्हारे पास है। अल्लाह ने तो इस दुनिया को ख़त्म नहीं होने देना ना, जब तक उसका इरादा नहीं होगा। इख्तियार है, हमें एक लिमिट तक है। उस लिमिट तक हम जा सकते हैं, उस लिमिट से आगे फिर अल्लाह का इख्तियार है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है
सबसे पहला टॉपिक ये है कि लैपटॉप को ऑन करें। टॉपिक है जी हमारा, टैक्स को कौन सी चीजें कम करती हैं। चैप्टर नंबर 8 है। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको अ, एक असाइनमेंट भेजी है आज, जरा प्लीज उसको देखिएगा। ये असाइनमेंट है, इसके अंदर इसमें एक्सरसाइजेस हैं, राइट। यस सर। 6 एक्सरसाइजेस हैं जो हमने मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग की थी, इफ़ यू डू रिमेम्बर, अगर आपको याद हो। बिजनेस के नोट्स को ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये तो ये इन नोट्स के नीचे भी मैं कॉपी कर दूं। तो ये मैं आपको ना 6 एक्सरसाइजेज हैं, जरा प्लीज इसको लाजमी कीजिएगा। यस सर। इसको ना, ये 6 एक्सरसाइजेज हैं, इसी पैरामीटर के ऊपर जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है, फिर देखना है कि आपको क्या समझ आई। ठीक है। यस सर। और फिर इसका जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर इसका आंसर भी यहाँ लिख दूँ, ताकि आपका देखें कि आपका आंसर टैली कर रहा है इसके साथ या नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ देखना चाहता हूँ कि आप खुद क्या करते हैं। आपने जो नॉलेज लिया है, जो थ्योरी पढ़ी है, उसकी एप्लीकेशन कैसे कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ज़रा इनको कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है उसको मैं ज़रा बता दूं। दोबारा हम वापस चलेंगे अपने, जो मैंने आपको शुरू में एक तावीज़ दिया था, अगर आपको याद हो। उसमें क्या था कि हमारी पहला स्टेप क्या है, टोटल इनकम। ये स्टेप नंबर 1, इट इज़ टोटल इनकम, ये आ गई। उसके बाद क्या था, इसमें से आपने ज़कात, चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी ये माइनस करनी थी, और सेपरेट ब्लॉक आपने माइनस करना। तो आपने कहाँ आ जाना था, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। सही है। उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने डिसाइड करना था कि ये सैलरीड है, नॉन सैलरीड है या एओपी है। सैलरीड के लिए क्या था कि आप इस इनकम को, जो आपकी सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी को आप डिवाइड करेंगे इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर। सही है, यहाँ तक आ गए। इसके अंदर अब जो अगर हम नीचे चलें, तो नीचे हमारा जो टैक्स पेएबल या रिफंडेबल है, उसमें सबसे पहले ये आखिरी जो आइटम थी इससे ऊपर, वो थी एडवांस टैक्स। कि पाकिस्तान में आपने साल के दौरान डिविडेंड के ऊपर, प्रॉफिट, जितने भी एडवांस टैक्स हैं, वो सारे के सारे आपने क्या कर दिए, लेस किए। ये तो करने हैं। इससे ऊपर क्या था कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को आपने ऐड किया था, इसके टैक्स को। ये जो आइटम्स आपने यहाँ से माइनस की थी ना, उन सब का यहाँ टैक्स आपने ऐड किया हुआ है। यानी ये तरतीब इसकी आसानी हो जाएगी। इनके दरमियान और टैक्स जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया, जो टेबल अप्लाई किया था, इसके दरमियान एक ग्रे एरिया है। इसके दरमियान में एक एरिया है, राइट। इनको इनको भी टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। क्रेडिट क्या होता है, जो आपकी लाइबिलिटी को कम करता है। कम कर दो। टैक्स डेबिट क्या है, जो आपने देना है। आप डिपार्टमेंट के डेटर हैं, आप डिपार्टमेंट के क्या है, Right. डेटर। तो जब वो आपको क्रेडिट करेगा, तो इस मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी को कम करेगा। यानी आप टैक्स, ये क्या है आपका, टैक्स की, टैक्स में आप, आपका टैक्स डेट है ना, आपका क्या है, टैक्स डेट है। तो कि जो आपने देना है, ऐसे सादा अल्फाज में समझ लें। तो टैक्स डेट है, तो टैक्स डेट कैसे कम होगा, या तो पे कर दें,
वो जो आखिर वाली अमाउंट है ये वाली, आप इसको पे कर दें। ये भी उसको ख़त्म करेगा। इसके अलावा जो आप साल के दौरान एडवांस टैक्स देंगे, ये भी इसको ख़त्म करेगा। राइट। और ये भी आपका टैक्स डेट है जो आपने सेपरेट ब्लॉक पे देना है। इसके दरमियान में एक ग्रे एरिया है, ये वाला, ये जहन में रखिएगा। यानी टैक्स आपकी लाइबिलिटी पहली, उसमें क्रेडिट, फिर उसमें आप ऐड करेंगे। सही है। यस सर। यानी यहाँ टैक्स डेट है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ ऐड होगा, फिर ये माइनस होगा। तो ये जो दो माइनस हैं, ये तो नॉर्मली आपको एग्जाम में गिवन होता है, इसकी कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाता। ये जो माइनस है इसकी अक्सर कैलकुलेशन वो आपसे करवाता है। क्या करता है? इसकी कैलकुलेशंस आपसे करवाता है। पहले मैं ज़रा इसको झटके तरीके से बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, ये जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ना, इसका तरीकेकार, और नीचे कितनी लफ्ज लिखे हैं: फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये, अच्छा, इनको ज़रा तसल्ली से समझने आपको आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एवरेज टैक्स कैलकुलेट करो, तो एवरेज टैक्स से क्या मुराद होती है? अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज टैक्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं एवरेज टैक्स? टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स टैक्सेबल इनकम, यही है ना? यस सर। कोई और तो नहीं है? यहां पर देखें कि आपके पास, अगर मैं यहां लिख दूं कि यार ये 6 लाख रुपया टैक्स किस अमाउंट के ऊपर होगा, मिसाल हम दे रहे हैं, मैं आपको जरा रिवर्स की चलाना सिखाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स सैलरीड है, तो मैं कहता हूँ उसका 6 लाख टैक्स है। तो 6 लाख टैक्स किस पे आ रहा होगा? यहाँ तो 6 लाख 16 है ना, वो इस स्लैब में फॉल कर रहा होगा ना। यहाँ टैक्स कितना में रखा हुआ है? 6 लाख रुपया। हो सकता है आप परेशान हो जाए कैलकुलेशन करने से। मैं टैक्स से टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी गिदड़ सिंगी है। कैसे? 6 लाख, यहाँ 6 लाख 16 है ना, तो ये क्या है? यहाँ इससे ऊपर है ना, इसका मतलब वो अमाउंट जिस पे 6 लाख टैक्स है वो यहाँ कहीं फॉल कर रही है सैलरीड पर्सन के लिए। बिल्कुल सर। सही है। तो 32 लाख का तो 3 लाख 64 हो गया। यस सर। तो अगर 3 लाख 64 में से मैं 6 लाख माइनस करूँ तो बाकी क्या बनता है? हाँ। हाँ। 6 लाख माइनस 3 लाख 42 हजार था। 3 लाख 46 हजार। दो चौक। ठीक है। प्लस 32 लाख। तो मैं कहता हूँ यहाँ टैक्सेबल इनकम कितनी है? 34, एज अ सैलरी पर्सन 34 लाख 54 हजार। आप कहेंगे समझ नहीं आई, आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करके देख लो। अगर 34 लाख 54 हजार पे टैक्स कैलकुलेट करना हो, तो किस स्लैब में फॉल करेगा? इसमें फॉल करेगा ना। यस सर। तो इसका टैक्स कैलकुलेट करके देख लें। आप क्या करेंगे? 346,000 प्लस 32% परसेंट। परसेंट ऑफ द अमाउंट 3454 एक्सीडिंग, करके देखें क्या आंसर आता है। जमा, गलत क्यों होगा? हाँ जी, 3 लाख 46 हजार 30% है।
मैं गलती कर रहा हूँ। यस सर, बताइए। मैंने क्या करना था, इसको डिवाइड करना था, इस अमाउंट को डिवाइड करना था 0.3 पे, और दिस प्लस दिस। रात की बिस्ती होनी शुरू हो गई है। 3,46,000 जो है 32 लाख पे, ठीक है। तो मैं इसमें से माइनस करता हूँ 3,46,000, राइट। और ये जो अमाउंट बची है इसका 30% लेंगे, इसका 30%, और दिस प्लस 32 लाख, ये हो गया 40, 346 प्लस 0.3 ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। ये सही हो गया। तो यानी ये 6 लाख रुपया किस अमाउंट के ऊपर है, इस अमाउंट के ऊपर। सर ये दफा पीछे कैसे किया? ये सर फरदार अगर टैक्स गिवन हो तो उससे टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट की जा सकती है। हाँ जी। किसी या किस तरह अच्छा किया कैसे? 6 लाख रुपया है ना आपके पास, ये आप ऐसे फ्री में सीख रहे हैं यार। अगर कहा जाए 6 लाख है तो इसकी इनकम कितनी थी, 6 लाख है तो इसकी इनकम कितनी, तो आपको देखना होगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। हम कहते हैं ये सैलरीड है, तो उसके टेबल में चले जाएं और देखें 6 लाख रुपया कहाँ फॉल करेगा। ये तो 6 लाख से बढ़ रही है ना अमाउंट, पता चल रहा है। इसका मतलब है 6 लाख, हमारी वो इनकम वो 6 लाख वाली यहाँ कहीं फॉल कर रही है। पहले तो आपने स्लैब डिसाइड कर ली, अब रिवर्स की चलाएं। 32 लाख पे कितना टैक्स है, 3,46,000, ठीक है। तो अब 6 लाख में से जो अमाउंट है, ये 6 लाख में से आप 3,46,000 वो माइनस कर दें, तो ये तो हो गया 32 लाख पे टैक्स। बाकी कितना बचा, 2,54,000, राइट। ये कितने परसेंट है, 30%। इसको डिवाइड कर दें 30% पे, तो ये आ गया 8,46,000। तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई 40,66,600। अगर आप इस अमाउंट पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो अब दोबारा अपने फॉर्मूले में जाएं। 40,46,000 कहाँ फॉल कर रहा है, पांचवें स्लैब इधर फॉल कर रहा है ना। यस सर। अब उस पर टैक्स देखें आगे क्या लिखा हुआ है इसके, 346 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, वो फार्मूला लगाएं और लिखें 346,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो ये नहीं, कभी जिंदगी में टैक्स से आपने वापस अमाउंट पे जाना हो तो इस तरह से जाया जा सकता है, 3 चक्रों में पड़ गए। सही है। जी सर। चलो, ये कभी मैंने करवाया नहीं है, इन चक्रों में पड़ना नहीं है। बहरहाल आपको बता रहा था कि अमाउंट कितनी है हमारी, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 40,46,000। ओके। मैं अगर ये बात आपसे पूछूं कि यार मुझे एवरेज टैक्स बताएं कितना है, एवरेज टैक्स, तो आप क्या करेंगे, आप 6 लाख को तकसीम कर देंगे इसके ऊपर और ज़रब दे देंगे 100 के ऊपर। तो आप कहेंगे सर ये जो टैक्स है ये 15% है, इसको हम अगर कॉमा लगा दें 14.83% यही कहेंगे ना। जी सर।
इस ओके, यस। ये समझ आ गई है? कोई सवाल यहाँ तक? नहीं। तो ये फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ हमारी जो इनकम है वो कितनी है, 3 लाख, चार, ये वाली। क्लियर? यस सर। समझ आ गई? जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ना, ये क्या चीज़ है, पहले इसको जरा समझने की कोशिश करें। अब आपने जहन में रखना है ये 14.83% है ये। मैं इसको लीड कर रहा हूँ। अगर किसी शख्स ने, पहले इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर किसी शख्स ने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स पे किया हो, फॉरेन सोर्स इनकम पे, और वो पाकिस्तान में भी टैक्सेबल हो, ये केस सिर्फ रेजिडेंट का बनता है, नॉन रेजिडेंट का तो बनता ही नहीं है। यस सर। किसका बनता है? नॉन रेजिडेंट का। तो क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होती है। एग्री? समझ आ गई? लॉ ये कहता है कि वो तुम्हारा टैक्स जो बनता है, राइट, और तुम्हारा उस फॉरेन सोर्स इनकम पे एवरेज टैक्स पाकिस्तान में क्या ले रहे हैं। वैसे फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूँ कि हमारी बाहर के मुल्क में 4 लाख रुपया फॉरेन सोर्स इनकम थी, और उस पे हमने सॉरी टैक्स दिया हुआ था 40,000 रुपया। ये मेरी यूके की इनकम है, और मैंने यूके की इस इनकम पे टैक्स यहाँ दे दिया हुआ है या देना है अभी, यूके में ही। फॉरेन सोर्स इनकम है मेरी वहीं पर ही, और वहीं पर मैंने टैक्स देना भी है। इस ओके? लॉ कहता है कि इस इनकम का जो पाकिस्तान एवरेज टैक्स है वो कितना है। एक तो वो टैक्स है जो उस पर लग चुका हुआ है बाहर के मुल्क में ही, तो पाकिस्तान में भी चेक करो कि वो कितना बन रहा है। तो हमने कहा कि पाकिस्तान में हमारा एवरेज टैक्स बन रहा है 14.30%। कहता है 4 लाख का, वो कैलकुलेट करो वो कितना बन रहा है। देखें, 4 लाख का, 4 लाख इंटू 14 पॉइंट, हाँ 83 है ना, 59, ये वाला। अब जरा गौर से सुन, बात में तसल्ली से सुननी है, टेंशन नहीं लेनी, ना टेंशन देनी है। ये आपकी पाकिस्तान से बाहर एक इनकम है और आप रेजिडेंट हैं। अगर तो आप नॉन रेजिडेंट हैं फिर तो ये बात निकल गई ना। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हैं, या आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी है, हम उसकी उस इनको नहीं क्रेडिट मिलता ये। इनको अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पे क्रेडिट, क्योंकि वो तो एग्जाम्प्ट होती है, यस सर। वो तो। लेकिन जो इनकम टैक्सेबल है, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही या टैक्स ड्यूटी नहीं है, समझ आ रही है, उसके लिए लॉ कहता है कि भाई तुमने वहां टैक्स दिया हुआ है। अगर आप कहते हैं मैंने टैक्स ही नहीं दिया हुआ, तो फिर भी हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात नहीं कर रहे। समझ आ रही है? या तो आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं, या रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हैं, या फॉरेन सोर्स सैलरी है, या टैक्स टीटी है, या आपने उस मुल्क में टैक्स दिया ही नहीं हुआ, देना भी नहीं है, तो फिर भी हम इसकी बात नहीं कर रहे। समझ आए? यस सर। यानी ये एक ही शर्त है कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और आपने फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स दे दिया हुआ है या देना है, पेएबल है, राइट। उस टैक्स को कैलकुलेट करें, और वो जो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है उसका पाकिस्तान का एवरेज टैक्स भी उस पर लगा दें। क्या करें? दोनों को देखें क्या अमाउंट बनती है। हमने कहा कि ये हमने फॉरेन का टैक्स है, ये हमारा पाकिस्तान का टैक्स बन रहा है। कहता है इसमें जो लोअर अमाउंट है ना, वो तुम्हारा टैक्स क्रेडिट है। क्या है? याद रहेगा? दोबारा लिख लीजिएगा, ये आप बेशक लिख लें कि आपका जो टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम और एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान का, विच एवर इज लोअर, ये टैक्स क्रेडिट है। कम हो गया हमारा। इतना हम टैक्स कम देंगे। यानी इन अब यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं, तो आप कहेंगे सर हमारा 40,000 कम हो जाएगा। यहाँ जो 50 लिखा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40,000 कम हो जाएगा।
ये होगा फिर हमें। क्लियर? ठीक है। कोई सवाल? तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या हुआ? कौन सा सीखना? आपका फॉरेन सोर्स इनकम का टैक्स, यस सर। और उस फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान का एवरेज टैक्स। सही। यस सर। उस फॉरेन सोर्स इनकम पे फॉरेन का टैक्स, और उस फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान का टैक्स क्या है? आसान है ना? यस सर। वो जो फॉरेन सोर्स इनकम है, उसका फॉरेन में टैक्स कितना है, और पाकिस्तान में उस इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है। उनमें से जो लोअर है वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कोई सवाल? इस ओके? यस सर। भाई बोले ना। यस सर। तो फॉरेन सोर्स इनकम, अच्छा आप कहते हैं सर अगर मेरी यूके से भी इनकम है, जर्मनी से भी है, कई मुल्कों से है, तो इकट्ठी करेंगे? नहीं, इकट्ठी नहीं करनी। हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करना है एग्जाम में। इनको इकट्ठा नहीं करना। क्या करना है? हर एक का अलग अलग सेपरेट टैक्स कैलकुलेट करना है। देखें एक बात याद रखें, थैंक यू। फॉरेन सोर्स लॉसेस और फॉरेन सोर्स क्रेडिट, ये आपस में मिलते नहीं है, इकट्ठे नहीं होते। ये अलग अलग ही रहते हैं। ये हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि एक घर था, उसमें मियाँ बीवी आए, उन्होंने अपना घर लिया, उनकी औलाद हुई, वो फौत हो गए, उनकी औलाद भी वही है, उन्होंने अपने बच्चों की शादी की, वो भी वही है, और घर जो है मीनारा बनता जा रहा है। ऐसे ही है ना? तो हम एक फैमिली में जुड़े रहते हैं, गोरा नहीं रहता। उसका जो मर्जी बड़ा घर हो, जब उसने फैसला करना है कि मुझे बाहर रहना है, तो वो बेशक सड़क पे जाके सो जाएगा, फिर घर में नहीं रहेगा वो। उनकी आदत होती है, वो अपनी प्राइवेसी को जो है ना बड़ा रखते हैं। हमारे यहाँ तो प्राइवेसी का सत्यानाश होता है ना। समझ आ रही ना? 11 बजे वो हम किसी को बुला लेंगे और घर में ड्रिल करवानी शुरू कर देंगे, साथ वाला कहेगा यार मैं दिल का मरीज हूँ, तो जी क्या हो गया? छोटी सी बात से आपको अटैक आ जाएगा। इसकी इतनी परवाह ही नहीं। समझ आई ना? वो इन चीज़ों की बड़ी केयर करते हैं कि आप किसी की प्राइवेसी के अंदर जो है वो, हमारी सुन्नत भी यही है ना कि अपनी माँ के घर भी जाओ तो दरवाज़ा नॉक करके जाओ। यानी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। हम कहते हैं कि गोरों ने हमसे चीज़ें अडॉप्ट कर ली हुई हैं। नहीं यार, झूठ ना बोला करें। उन्होंने हमसे अडॉप्ट बिल्कुल नहीं की, उन्होंने खुद सीखा है। हमें शुरू में बता दिया गया था, जिसको हमने कभी जिंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश ही नहीं। तो ये हम ऐसे ये ना झूठ बोलते हैं कि गुरुओं ने देखे हमसे सीख लिया है, मिलावट नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, प्राइवेसी का ख्याल रखना है, लोगों के हकूक का ख्याल। देखो, बस वो कलमा कहीं पढ़ लेना। वो कलमा इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपने पढ़ा हुआ है, वो आपको देखते हैं कि अगर कलमा पढ़ के यही बनना है तो मैं इससे माफी चाहता हूँ। तो इसलिए ये हम चूरन जो बेचते रहते हैं ना हर वक्त, उन्होंने हमसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो फिटे मुंह साढ़े ऐसी कुछ नहीं सीखा उन्होंने करो। तो सीधी हमने छोड़ दी। हमने छोड़ दी हैं, अगर उन्होंने हमसे सीख ली हैं। ये बस ऐसे ही एक हमें बताई जाती हैं बातें कि अल्लाह माफ करे। ये बात समझ आ गई? तो गोरे, क्या कहा मैंने? गोरे का लॉस, गोरी का लॉस नहीं, गोरे का लॉस और उसका क्रेडिट आपस में आपने कभी इकट्ठे नहीं करने। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके? फिर आपको बात सही समझ आ जाएगी। इस ओके? पहली चीज समझ आ गई? यस सर। ये देखिए कैसा शुभ सरकार बन गया। ये नजर आ रहा है। ये देखिए। अच्छा अच्छा, मैं तो कुबड़े को भी ठीक कर सकता हूँ, शर्त कि पहले कुबड़ा ना हो। यस। उसको तो मैं ठीक कर ही सकता हूँ। अच्छा जी, अब आ गई अगली बात। तो लॉ ने कहा कि इसको पहले, सबसे पहले इसको तो माइनस करो ना। हमने कर दिया। उसने कहा तुमने किसी ऐसे इदारे को डोनेशन दी है जो हमारी लिस्ट में शामिल है, राइट? एक 13वां शेड्यूल है, 13th शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बना हुआ है। उसमें इन इदारों का नाम लिखा हुआ है। कशफ है, शौकत खानम है, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद मेमोरियल, इस तरह के इदारे उसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा जो शख्स भी इन इदारों को डोनेशन देगा ना, हम उसकी भी एवरेज इनकम पे उसको एवरेज टैक्स पे टैक्स क्रेडिट दे देंगे। क्या करेंगे?
जो उसका एवरेज टैक्स बन रहा है ना, उसको उस डोनेशन के ऊपर एवरेज टैक्स पे क्रेडिट मिल जाएगा। समझ आ रही है? मिसाल है, मैं कहता हूं कि जनाब मैंने ईदी को 4 लाख रुपया मैंने डोनेशन दी। 4 लाख नहीं, आप कहेंगे सर फॉरेन सोर्स इनकम भी 4 ही थी। ज्यादा ना करें, हम 2 लाख कर लेते हैं। बहुत ज्यादा सदका भी नहीं करना चाहिए। मैं एक दफा आई कैब में रिवीजन करवा रहा था, तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर अगर ज़कात को क्रेडिट कर लें और डोनेशन को उधर से माइनस कर दें। मैंने कहा वो क्यों? कहते सर सदका खैरात है। एक ज़कात है, एक सदका खैरात है। तो ये वो ज़कात है और ये क्या है, सदकात है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इधर उधर से कर लें। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहा तुम नहीं पास होने वाले। उसने कहा हाँ सर, मैं 3 4 अटेम्प्ट हो गई हैं, अभी तक मैं पेपर दे रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं। भाई लॉ कह रहा है ज़कात को उधर से माइनस करो, तुम कहते हो मैं इधर ना क्रेडिट ले लूँ, और सदके को उधर जाके माइनस कर देते हो। भाई ज़कात जिसका हक है उसको दो, सदका जिसका हक है उसको दो। पुठे काम क्यों कर रहे हो? समझ आ रही? तो इसलिए आपने ऐसी हरकतें, डोनेशन को जाके टोटल इनकम में से नहीं माइनस। सर ज़कात भी तो इधर ही है ना। ये आपका कानून नहीं है। जो जिसका कानून है वो अंधा है। लॉ इज ब्लाइंड, ये आपको पहले बता चुका हूं। तो अब अच्छा, अब नई एवरेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब टैक्स कितना बन रहा है? 5 लाख 50। इनकम कितनी थी? 4 लाख 46 हजार ये थी ना। अब इसकी यहाँ नई परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, कितनी बनती है? हाँ जी। यहाँ कितना क्रेडिट था? 40 हजार। तो 560। तो हम अगर इसकी क्रेडिट कैलकुलेट करें, 560 डिवाइडेड बाय 4046 इंटू 100। कैसे? ऐसे वाले इनकम में यहाँ पे जीरो जीरो नहीं है। क्या है? सर यहाँ पे 40 टैक्सेबल इनकम कितनी है? 4046 ये थी। अच्छा, मैंने कहा दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। 13.84। 13.84। मैंने कहा भी मेरी इस वक्त फॉरेन क्रेडिट को माइनस करने के बाद मेरा एवरेज आ रहा है 13 पॉइंट। कहता 2 लाख का तुम ये भी ले लो, इंटू, मैंने कहा कहता 27,666 बन रहा है, 677 बन रहा है। कितना बन रहा है? 22,000। कहता ये भी माइनस कर लो। क्या कर लो? ये बात समझ आ गई? फॉरेन टैक्स क्रेडिट और इसमें क्या फर्क है, कोई बता सकता है? दोनों में एवरेज आया था। उसमें तो यार उसमें एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम को कंपेयर किया था उसके फॉरेन टैक्स के साथ। यहां कंपेयर नहीं किया। यहां हमने कंपेयर, यहां हमने डोनेशन, फार्मूला वही रहा। वो पहले हमने फॉरेन सोर्स इनकम यहां लिखी थी, अब इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है? डोनेशन। यहां क्या लिख दिया है? ये समझ आ रही? कोई सवाल? इस ओके? समझ आ गई? अच्छा, उसने कहा कि अगर कोई शख्स अप्रूव्ड पेंशन फंड में पैसे देगा तो उसको भी ये बेनिफिट मिल जाए। मैंने कहा हाँ, इस साल मैंने अप्रूव्ड पेंशन फंड के अंदर भी आ, 4 लाख, 4.5 लाख बार बार क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है, 5 लाख रुपए की मैंने पेंशन फंड में। ये पेंशन फंड कौन सी है? जो मेरे एम्प्लॉयर ने नहीं की, मैंने की हुई है। मैंने आईजीआई में कहीं इंश्योरेंस ली हुई है और वहां पर पेंशन फंड में पैसे डालता हूँ। वो कहता आप इसका भी क्रेडिट ले लो हमसे। यानी 5 लाख का एवरेज जो टैक्स है वो भी हमसे ले लो। कितना बनता है? 60। उन्होंने कहा ये भी माइनस कर, -69,193। हाँ जी, अमाउंट गिवन हो, एवरेज हम निकाल लेंगे। 2 दफा आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट से एक पहले एवरेज निकालनी पड़ेगी, और एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद। हाँ जी।
तो आप जो एवरेज निकाल लेंगे उसको डोनेशन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपकी जो कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड है उसके साथ भी क्रेडिट करोगे, तो ये आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। पर ये फॉरेन टैक्स के बाद फिर दोबारा फिर से परसेंटेज निकालें, 2% निकालें, पहले भी और बाद में भी। पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले परसेंटेज निकालेंगे, वो लगाएंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट के ऊपर। उसको माइनस करने के बाद एक नई परसेंटेज निकालें, फिर उसको इन दोनों पे लगाएंगे, इन दोनों। दोनों पे लगाएंगे। ये समझ आ रही है Yes, sir. क्या नहीं? क्लियर? Yes, sir. कोई सवाल? 3 सेक्शन पढ़ा दिए मैंने आपको। हमने कहा जी क्रेडिट माइनस कर लिए, उन्होंने कहा ये तुम्हारी नॉर्मल इनकम आ गई, नॉर्मल टैक्स आ गया, अब इसमें वो सेपरेट ब्लॉक को ले आओ। जी ये एक पॉइंट, ये जो ऊपर हमने फॉरन वाला वो माइनस करने के बाद जो निकाला है नीचे एवरेज, ये जो डोनेशन और जो दोनों पे यही सेम ये रेट। लगेगा, सेम लगेगा। ये बात क्लियर हुई है? Yes, sir. अब मैं फार्मूला लिखने लगा हूं, ये याद रहेगा। तो पहले क्या हुआ, टैक्स, अब जरा याद करें, टैक्स लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, लेस टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये इसको बोलेंगे टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? ऑन नॉर्मल टैक्स, एनटीआर। फिर इसमें आ जाएगी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। आप कहेंगे सर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे क्रेडिट नहीं मिलता, नहीं मिलता, वो सेपरेट है भाई, उस पर कोई डिस्काउंट है नहीं, नहीं है, वो अलग थलग है। उसमें तो एक्सपेंस भी नहीं मिल रहे। एक्सपेंस नहीं मिलते हैं नहीं ये, FTR में नहीं बेटा, एफटीआर पे नहीं मिलते। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने कैलकुलेट नहीं किया था, ये गेन पे कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो टैक्स है ये गेन पे है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट नहीं की थी, ये मिला था, इसमें भी मिला था। डिविडेंड पे नहीं मिला था, बोनस शेयर पे नहीं मिला था, इन पे नहीं मिला था। इन पे हमें एक्सपेंस नहीं मिले थे, ये सेपरेट ब्लॉक में है लेकिन इनमें एक्सपेंसेस अलाउ, यही चीज इनको एफटीआर बना देती है ये सेपरेट ब्लॉक में, लेकिन यही चीज क्या बना देती है इनको, एफटीआर बना देती है। क्लियर? yes, sir. समझ आ रही है? Yes. अब मैं ये फार्मूले लिखने लगा हूं, फाइल को सेव नहीं करते। देखें सबसे पहले क्या था, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, क्या फार्मूला था इसका, टैक्स पेड ऑन इन फॉरेन कंट्री, पेड और पेएबल, पेड और पेएबल इन फॉरेन कंट्री, और एवरेज टैक्स पेड इन या पेएबल ऑन, ठीक है जी, विच एवर इज लोअर। क्लियर? Yes, sir. अब आगे क्या था, डोनेशन, Donation. टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, वो क्या था, एवरेज टैक्स ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। फिर क्या था, टैक्स क्रेडिट ऑन Pension. इन्वेस्टमेंट या प्रीमियम इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये क्या है, एवरेज टैक्स ऑन प्रीमियम, प्रीमियम वो जो किस्त आपने दी है,
इनमें से लोअर लेंगे तो जो अमाउंट लोअर आ जाएगी वो आप ले आएंगे। ये तीन मैंने सेक्शन आपके सामने रखे हैं, 1 2 3। ओके। यस सर। ये जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें 99% चांसेस है कि इन तीनों में से कोई एक जरूर हो, या तीनों ही हो। ये बात ध्यान में रखिए, कोई एक या तीनों लाजमी हो। ओके। ये एवरेज, ये दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, एवरेज? एवरेज टैक्स ऑन प्रीमियम, वो जो इंश्योर आप प्रोविडेंट फंड में देते हैं ना, वो जो है अप्रूव्ड पेंशन फंड, उसको टेक्निकली प्रीमियम बोलते हैं। उसको प्रीमियम बोलते हैं। हर साल वो आपसे ना वो जो किस्त लेते हैं ना पेंशन फंड के लिए, तो उसको टेक्निकली प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम किस्त को कहते हैं, राइट। गाड़ी की हो तो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, रेंटल बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है। सही है। कोई सवाल? अब एक सवाल ये था, अब ये जहन में रखना, आपने फार्मूला अब आपने सामने रखना है, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल करवाने लगा हूं। अब सवाल ये था कि सर जितनी मर्जी डोनेशन दे दें हमें एवरेज क्रेडिट मिल जाएगा? अगर हम अपनी टैक्सेबल इनकम के बराबर ही दे दें तो वो तो टैक्स सारा ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं डोनेशन को बढ़ाता जाऊंगा तो टैक्स तो मेरा खत्म हो जाएगा। मैं अगर बहुत ज्यादा डोनेशन दे दूं तो मैं टैक्स खत्म हो सकता है मेरा। लॉ ने इसके ऊपर लिमिट लगा दी। उसने कहा तुम्हारी डोनेशन तुम्हारी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा अगर ज्यादा हुई तो गोली मार दोगे? उन्होंने कहा नहीं, फिर आपको मैक्सिमम 30% पे मैं क्रेडिट दूंगा। यानी इस फार्मूले के साथ जो डोनेशन तुम क्रेडिट मल्टीप्लाई करने लगे हो ना, वो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डोनेशन की जो अमाउंट है, डोनेशन की अमाउंट वो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम से, ये वैसे 30%। सदका करो जितना मर्जी करो, अरबों रुपया दे डालो, लेकिन क्रेडिट तुम्हें फिर 30% पे ही मिलेगा। और अगर उससे कम है, वो कहता कम पे तो मिल जाएगा। जैसे इसी अगर हम शक्ल को लें, किधर गया वो, उसमें हमारी कितनी अमाउंट थी, टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 40,46,667। अगर आप इसका 30% दें तो कितना बनता है? 12,14,000 ये बनता है ना। तो हमने कितनी डोनेशन दी है? 5 लाख या 2 लाख? तो पूरे के ऊपर गाइड मिल गया हमें। सही है। फिर इस तरह मैंने कहा कि ये जो पेंशन फंड है, इस पे भी जितनी मर्जी मैं दूं कंट्रीब्यूशन कर लूं। उन्होंने कहा नहीं, ये 20% है। ये कितनी है? यहाँ डोनेशन कितनी है मैक्सिमम? 30%। और ये कंट्रीब्यूशन कितनी है? 20%। ये कितनी है? 20%। कोई सवाल? समझ आ गई? ये दी नहीं है, ये लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। इतनी डोनेशन दे सकते थे, इससे ज्यादा आपको क्रेडिट, इससे ज्यादा अमाउंट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा अमाउंट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ आ रही? सादगी से रूल पे पढ़ा रहा हूँ आपको। सादगी से शादी नहीं सुनी, सादगी से शादी की है। बारात गई है लेकिन हमने ढोल ढमक्का नहीं किया, जहेज भी ले लिया है। ये सादगी थी हमारी, कि हमने भी ढोल भी बजा लेते। सही है। यानी कोई 15-20 लाख रुपए का हमने फर्नीचर भी ले लिया है, खाना भी खा लिया 15-20 लाख का, इसका 50-1 लाख रुपए शादी सादगी से हुई है। हमने इसके अंदर कोई खराफात शामिल नहीं की। मस्जिद में निकाह हुआ है, राइट। तो मस्जिद में गलत काम करेंगे तो वो जायज हो जाएगा? मस्जिद में जाकर रिश्वत दे देंगे तो ठीक हो जाएगी? निकाह हो गया, ये ना आप कहें मेरे फतवा लगा दें, या निकाह ही नहीं हुआ, सर ने तो निकाह ही तोड़ दिए पकड़ के सारे। ऐसा नहीं है। इस ओके। ये बात समझ आ गई? अच्छा, लोगों ने इसमें ये हरकत करनी शुरू कर दी कि वो डोनेशन देते नहीं थे, खाली पर्चियां बनवा लेते थे।
इदारे जगह जगह इदारे बने हुए हैं, गली मोहल्लों में इदारे बने हुए हैं ये सारे। तो ये करते क्या थे, उनसे बात करते थे कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए डोनेशन दूंगा, पर्ची 50 लाख की लूंगा। उन्होंने दे देनी। उन्होंने कहा जी इट्स ओके, आप डोनेशन दें। गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये क्या हरामपुना है। उन्होंने क्या किया कि कहा आज के बाद अगर कोई बंदा कैश में डोनेशन देगा ना, उसको हम मानेंगे ही नहीं, बैंक के थ्रू दो। अब लोगों ने बैंक के थ्रू उनको डोनेशन दे दी और कहा बाकी 45 लाख वापस करो। वो मारे गए। पैसे दे के किसी से वापस लेना, राइट। तो फिर लोग कैंडे में आ गए। अब समझ आई। इसका मतलब अगर कोई बंदा कैश में डोनेशन देगा तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या इसके लिए भी है, इसके लिए नहीं है। ये आप पेंशन फंड में कैश दे सकते हैं। आपने कहा अच्छा फिर डोनेशन में क्या हम कपड़े लीड़े नहीं दे सकते? पंजाबी में कपड़ों को लीड़े कहते हैं। ठीक है, जिनको पंजाबी नहीं आती उनको बता रहा हूँ। दुल्हन से पूछा जाता है तेरे कितने लीड़े आए ने, यानी कितने कपड़े लेकर आई हो मेरे लिए, अपने ससुर के लिए, क्योंकि हम नंगे सोते हैं बेचारे, हैं ही हमारे पास कुछ नहीं, तुम लेके आओगे तो कुछ पहनेंगे माजरत के साथ। तो ये है, समझ आ रही? उन्होंने कहा हाँ ये दे सकते हैं आप, डोनेशन दे सकते हैं, इन काइंड एयर कंडीशनर दे दें, रसीद हो आपके पास, वो ठीक है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं। सर, तो बात समझ आई है? आपके स्टूडेंट्स में से अगर आपके कोई जहेज है तो आना कर सकते नहीं पता क्या, घर वालों से मजबूर बंदा हो जाता है। मुझे ऐसा है कि बंदा, असल में ना आज आप मेरे साथ बैठे कोई और हैं, जब आप सोशल प्रेशर में आएंगे, आपकी बहनें आएंगी कि आपकी शादी है, हमारे चाह थे, वो शौक नहीं पूरा करेंगे, आप ऐसे ही बस करवाएंगे, ये क्या हुआ, बारात नहीं बनेगी, मैंने तो इतने कपड़े सिलवा लिए हुए हैं, आपके वो चुप उनका पठाना हो गया, बारात हाँ, का है, जिस तरह क्यों कर जा। मर्जी के सामने सारा कुछ मानते हैं। वो उधर फिर बंदा होता है अच्छा यार मैं अपनी औलाद के लिए कर लूंगा, मेरा मकसद आपके लिए नहीं है। अगर आप कर सके तो ठीक है, फड्डा नहीं डालना, सही है। मसलन आप उनको मैसेज जरूर दें, यस। इतनी जरूरत होनी चाहिए कि उनको मैसेज दें कि इट्स नॉट ओके, ये बात कोई ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है कि हम ये वाला काम जो है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान मेरे खिलाफ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते मेरी इन हरकतों की वजह से। लेकिन इसका अच्छा इम्पैक्ट ये आया कि मेरे 2-3 फैमिली के मेरे जो भतीजे भांजे हैं, उन्होंने कहा कि मामू इंशाल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी औलाद का ये नहीं करेंगे। मैसेज तो देना चाहिए, किसी को समझ आ जाए किसी को ना समझ आए। काफिर तो वही होता है ना जिसको बात समझ आ गई नहीं मान रहा, कहता नहीं मानता, अबा वस्तकबरा। साड़ी पग जनाब वो थल्ले डिग पेगी जनाब, ये क्या बात है, साड़ी नक थल्ले लग जाएगी। ये नक समेत आपको जमीन में इंशाल्लाह दफना के आएंगे सारे। ये नक भी नहीं रहेगी और कख भी नहीं रहेगा, बाद आ जाए। अच्छा जी ठीक है जी। क्या समझ आई आपको कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट में लॉ ने कहा कि उस फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर जो फॉरेन में टैक्स दिया है, उसको जो पाकिस्तान में टैक्स पे किया है या पेएबल है, उन दोनों में से जो लोअर है वो क्रेडिट ले लो। एक से ज्यादा जगह पर तुम्हारी इनकम है तो सारे क्रेडिट ले लो। फिर हमने कहा डोनेशन के ऊपर, उन्होंने कहा डोनेशन के ऊपर भी तुम क्रेडिट हमसे ले लो, जो एवरेज टैक्स बन रहा है ना फॉरेन टैक्स को माइनस करने के बाद, वो ले लो, तुम माइनस कर लो। तो कह लो लेकिन डोनेशन की दो चीजों का ख्याल करना कि ये डोनेशन तुम्हारी मैक्सिमम जो क्रेडिट मिलेगा तुम्हारी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं मिलेगा, और कैश के थ्रू पेमेंट नहीं करनी। और तीसरी बात, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, उसने कहा ये वाला काम भी आपने करना है, वो भी एवरेज ले सकते हो, इसकी कैश में पेमेंट कर दो। ये आपसे एसी तो नहीं लेंगे ना, ये कोई डोनेशन थोड़ी है कि आप जाएं आईजीआई वालों के पास अपने पुराने कपड़े ले जाएं, पुरानी रजाइयां ले जाएं कि जनाब ये मेरी प्रीमियम रख लो, वो आपको उसी में दफना देंगे, दफा हो जाए इधर से। समझ आ रही है? वो लेते ही बैंक के थ्रू हैं, वो करते ही नहीं है, वो कैश लेते ही नहीं है नॉर्मली, वो आपसे चेक ही लेते हैं, वही कैश करवाते हैं। इस ओके, ये समझ आ गई है? चले अब मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ, चैप्टर नंबर 8 में हूँ, इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं, पढ़ेंगे बाद में। ये जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चन, ये असाइनमेंट है आपकी, ये वाला जो है एग्जाम्पल ए है, एग्जाम्पल बी। अच्छा ये जो मैं काम दे रहा हूँ ना बेटा, इसमें आपका फायदा है,
आप जितनी ज़्यादा इसको करेंगे उसमें हम सिलेबस को उतनी टाइम पे कंप्लीट करेंगे। आप कहेंगे सर ये सारा आपने पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं टैक्सेबल इनकम वाला भी ढूंढना चाह रहा हूँ। ये है, ये 8.1 क्वेश्चन है जी हमारे पास। रूल हमारा वही होगा। नंबर वन, पहला क्या है? नंबर वन, टोटल इनकम लेस ज़कात, चिल्ड्रन एजुकेशन फी, टैक्सेबल इनकम लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये करेंगे ना? तो आप टैक्सेबल इनकम के बाद क्या होगा हमारा? टैक्स। नंबर, फिर टैक्स क्रेडिट, टैक्स लाइबिलिटी माइनस टैक्स क्रेडिट, एड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और लेस। तो ये आपका फार्मूला बने। टैक्स, दो क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं, दो क्रेडिट मिल रहे हैं, राइट? हमारी उंगली में कितने पोरे होते हैं? तीन। तो तीन क्रेडिट आपने कैलकुलेट करने हैं, वन, टू और थ्री। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डोनेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, मिस्टर जी, अ रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स पर्पसेज रिक्वेस्टेड यू टू कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने कहा जी मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल अदर सोर्स इनकम है, टैक्सेबल बिजनेस इनकम है फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री वेयर मिस्टर जी पेड इनकम टैक्स, देयर इज नो टैक्स ट्रीटी। मीन टैक्स ट्रीटी से मुराद है, वो कह रहा है ये इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है। ज़कात वाज डिडक्टेड 70,000 एंड ऑल्सो ज़कात पेड टू हिज रिलेटिव। ये जो रिलेटिव को पे करते हैं इसका अल्लाह ताला के यहाँ आपको अजर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कोई अजर नहीं मिलेगा। डोनेशन वाज पेड, तो डोनेशन के ऊपर क्या मिलेगा? क्रेडिट। और उसने घर का कोई फर्नीचर भी डोनेट कर दिया हुआ है। हाँ, ऐसे दे सकते हैं, किसी इदारे को दे दें फिर ठीक है। इसमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा ना मैं कर दूं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी आ गया, डोनेशन भी आ गई, और इसमें हम ये जो है ना अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला, ये ऊपर डाल देते हैं इसको, ये वाला, ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ना। ये वाला, ताकि चारों आइटम्स उसमें आ जाएं। ठीक है। तो उसने, ये डोनेशन है जी उसकी, और ये उसकी, और ये उसकी टैक्स है, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। एक्सेल शीट पे कर दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। इनका सवाल ये है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे, इंशाल्लाह ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, उसमें तो सैलरी की आपसे प्रॉपर कैलकुलेशन करवाई जाएगी। अभी तो हम देखें हंडिया पकाना नहीं सीख रहे, अभी तो हम सीख रहे हैं सैलड कैसे बनानी है, गोश्त को मैरिनेट कैसे करना है, उसको साफ कैसे, बिट्स एंड पीसीस को हम सेट करना सीख रहे हैं। मेन क्वेश्चन तो इंशाल्लाह अब कल से शुरू होंगे ना। कल हमारी इंशाल्लाह 3 घंटे की क्लास होगी, उसमें शुरू होंगी। कल से आपकी रिवीजन भी समझे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या था जी मिस्टर जी, इसमें मैंने एक एडिशन की है, मिस्टर जी, कंप्यूटेशन ऑफ एंड टैक्स पेएबल। अच्छा, इसमें अगर आप इजाज़त दें तो इसमें एडवांस टैक्स भी डाल दें थोड़ा सा। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी ₹700,000, ठीक है, ताकि वो आइटम भी पूरी हो जाए। ठीक है, सेपरेट ब्लॉक भी हम पढ़ लिया, वो भी डाल देता हूँ एक। हम डिविडेंड, डिविडेंड
रिसीव्ड, और नहीं यार, बात बढ़ जाएगी। डिविडेंड रिसीव नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात रुपीस, डिविडेंड रिसीव्ड रुपीस 140, नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात रुपीस 10,000। क्या बात है। अब मजा आएगा ना। अब सबसे पहले क्या है जी, सैलरी। ये मुझे याद करिए, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे भेज भी दूंगा। टैक्स ईयर। अच्छा, बुरा मुंह ना बनाया करें, ये सोचा करें यार क्या बात है यार, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सर ने दे दिया यार। राइट, तो सबसे पहले आ गई जी हमारे पास सैलरी इनकम। इनका सवाल ये था कि ये सैलरी इनकम ऐसे ही हमें एग्जाम में मिलेगी, नहीं। वो ऑब्वियसली और बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन, ये सारी खानियां सुनाएगा। सैलरी के बाद क्या है जी हमारे पास, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज को बाद में लिखेंगे, पहले बिजनेस इनकम कर लें। ठीक है, बिजनेस इनकम है तो फॉरन, लेकिन है तो बिजनेस ना, 15 लाख। और उसके बाद है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैं इसको टिक करता जा रहा हूँ। टैक्सेबल सैलरी है, अदर सोर्स है, फॉरेन सोर्स इनकम है। इस पे मैं स्टार लगा लेता हूँ क्योंकि इस पे मुझे क्रेडिट भी लेना है। तो जिन आइटम्स को आगे कोई दूसरी वर्किंग भी होगी, मैं एग्जाम में उसके ऊपर, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ताकि बार बार चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। अच्छा जी, कोई और इनकम है इसमें, ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, ये है डिविडेंड की। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है हमारे पास 20 लाख की। इनकम फ्रॉम, ठीक है, इसमें डिविडेंड इनकम भी इसी का हिस्सा है ना। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम में क्या बताया था इसको कि क्या डोसा कहते 1,40,000 है ना, उसमें पहले ज़कात को ऐड करते हैं। और अगर डिविडेंड का रेट ना कि कोई ना स्पेशल बताया जाए तो रेट 15% है। तो ये अमाउंट कितनी है, 85%। तो करेंगे आप, ये आ गया जी हमारा डिविडेंड की अमाउंट। ओके, समझ आ गई। कोई और हेड ऑफ इनकम तो नहीं है। मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप कहेंगे सर वो तो आप हमेशा यही कहते हैं। कंट्रोल जी, ये क्या हुआ, वाई। व्यू में ग्रिड लाइंस को ऑफ करूं। इसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। क्या बोलेंगे, Yes. मैं इसका रंग चेंज कर दूं, इसको रंग दूं। लेस क्या करना है आपने, लेस डिडक्टिबल अलाउंसेस, ज़कात। एक ज़कात तो वो थी जो उसने हमें बताई हुई है, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, 70,000। सही है, तो ये माइनस कर दें 70,000। नहीं, रिलेटिव की 2,30,000 है। ज़कात ऑन शेयर्स, असल में ये डिविडेंड पे होती है ना, ये असल में ज़कात शेयर्स पे होती है, डिविडेंड पे ज़कात नहीं होती। आपकी वेल्थ पे होती है, क्योंकि जो ज़कात होती है ये इनकम पे लगती नहीं। तो ये हमेशा याद रखें, ये ज़कात किस पे होती है आपकी, शेयर्स पे होती है। डिविडेंड भी लिख देंगे एग्जाम में, ठीक है। जो वेल्थ होती है ना, इतना बुरा मुंह ना बनाए, वेल्थ, डिविडेंड पे ज़कात नहीं होती, वो जो आपके वहां शेयर्स पड़े होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू होती है उस पर 2.5% लेते हैं। यार डिविडेंड ही लिख लें, आपने ऐसे ही काम खराब करे। डिविडेंड, ज़कात ऑन डिविडेंड। और यहां से लेस क्या करेंगे, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, लेस
वो यहाँ एक ही है, डिविडेंड को माइनस कर दें, ये क्या आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। ओके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब आपने सबसे पहले सोचना है इसकी टैक्सेशन। अब मैं एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, सैलरीड है या नॉन सैलरीड, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सैलरी, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय ये ग्रीन 64%, ये क्या हो गया नॉन सैलरीड केस। तो 94 लाख को आप जाके इसमें देखेंगे। समझ आ रही है मेरे साथ साथ यस सर। कि नहीं? हाँ। तो अब इसका टैक्स रेट, ये टैक्स रेट आपको एग्जाम में गिवन होगा नॉन सैलरीड का। आखिरी स्लैब में है 56 लाख, और 10 मिलियन से एहतियात करनी अगर ज्यादा होगी तो फिर 10% और लेना है। तो 5.6 है, 16,10,000 प्लस 45%। ठीक है जी। यस सर। ऑफ द अमाउंट 9420, 16,10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 पर। ठीक है जी। यस सर। जहां तक सबको समझ आ गई, कोई इशू? नो सर। ऊपर मैं रुपीज लिखना भूल गया हूँ, सर ये नॉन सैलरी का बोले कैसे पता चला? ये जो टैक्सेबल सैलरी है ना, इसको इस टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करना, तो आंसर हमारा आ गया था 46%। अगर ये आंसर 75% से ज्यादा होता तो फिर सैलरीड होता। अब यहाँ चूंकि 64% है, तो इस इनकम पे नॉन सैलरीड के रेट्स लगेंगे। ओके। यस सर। ये क्या ये तीर एग्जाम में बनाने हैं? नहीं बनाने। अगर आप कहेंगे सर ये तीर भी एग्जाम में बनाने हैं, ये तीर एग्जाम में नहीं बना। ओके। यस सर। अब आपने सोचना है कि इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, क्या उस पर टैक्स पे किया हुआ है? किया हुआ है। कहीं ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, टैक्स ट्रीटी, सैलरी तो नहीं है? नहीं है। तो फिर इसका मतलब टैक्स क्रेडिट होगा। तो लिखेंगे लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसका फार्मूला क्या है? फॉरेन टैक्स, ठीक है जी, और एवरेज टैक्स। एवरेज टैक्स के लिए पता क्या किया करें, यहाँ टैक्स लिख लिया करें 329,000 डिवाइडेड बाय 9420,000 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वो जो फॉरेन सोर्स इनकम है 15 लाख, है ना? ये फार्मूला लिख दिया करें। ये समझ आई? टैक्स यानी ये पहले क्या है, ये दोनों, ये एवरेज टैक्स है ना, यही जो मैंने कैलकुलेट किया था। यस सर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें फॉरेन सोर्सेस इनकम के साथ, ये जो ऊपर लिखी हुई है। तो फॉरेन टैक्स कितना था उसने पे किया क्वेश्चन में? 2 लाख रुपया। ये क्वेश्चन बेटा दोबारा जरूर करना है। तो और क्या आ गया, डिवाइडेड कैलकुलेटर पे कर लें, मल्टीप्लाइड बाय विच एवर इज लोअर।
जो 1.5 मिलियन कहाँ से है जो आपने मल्टीप्लाई किया? मैं बताता हूँ। ये पूछ रहे हैं ये कहाँ से, ये देखें, टैक्सेबल बिजनेस इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री 15 लाख, और उस पर टैक्स कितना था, 2 लाख। तो 15 लाख रुपया ऊपर मैंने बिजनेस इनकम जो थी यहाँ लिख देते हैं फॉरेन, ठीक है। तो ये आ गई, 2 लाख रुपया टैक्स था, विच एवर इज लोअर। अब इसमें देखें, क्या इसमें और भी है ना दो क्रेडिट, वो क्या है, लेस टैक्स क्रेडिट्स, और आगे किसके ऊपर, पहला है डोनेशन के ऊपर, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, ठीक है। अब आपने फार्मूला कौन सा लिखना है, 3,129,000 डिवाइडेड, टैक्सेबल इनकम वही रहेगी जो फॉरेन सोर्स के लिए है, 9,420,000, मल्टीप्लाई करना है डोनेशन के साथ। अब यहाँ डोनेशन सारी इकट्ठी करनी है, डोनेशन को अलग अलग नहीं करना। डोनेशन क्या करनी है, अब जरा हम दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास एक डोनेशन थी, कहता जी डोनेशन वाज पेड बाय हिम 110 टू अ प्राइवेट अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन कैश, ये गई। डोनेटेड हिज हाउस होल्ड फर्नीचर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मार्केट वैली दिस, ये आ गई। और इसके अलावा कोई डोनेशन है, कोई और डोनेशन है, नहीं है। तो हमने डोनेशन को यहाँ लिखा 1,050,000। यहाँ हम एक नज़र सिर्फ ये देख लेंगे कि इस जो टैक्सेबल इनकम है इसका 30% कितना बन रहा है, वो बन रहा है 28 लाख। तो इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ये 15 लाख पे हमें क्रेडिट मिल जाएगा। हम एग्जाम में यहाँ लिख देंगे विद लिमिट, विद इन लिमिट, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। यानी ये जो ऊपर 15 लाख रुपए को मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये मेरी टैक्सेबल इनकम के 30% की लिमिट में है। और अगर ये लिमिट से ज्यादा होगा तो फिर आप यहाँ लिखेंगे 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। मसलन अगर यहाँ एग्जामिनर कहता कि जी उसने डोनेशन दी है 30 लाख की, आप कहते इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, उसका 30% 28 लाख, तो फिर यहाँ आप यहाँ पर क्या लिखते, 10,50,000 की बजाय 28 लाख लिखते और नीचे लिखते 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। एग्जामिनर समझ आता, यस ये इसने सही किया है। अब लिखने की मैंने लिखा विद इन लिमिट, तो ये भी मैंने इसको रिप्लाई कर दिया कि भाई ये जो 10,50,000 है, मुझे इस रूल का पता है कि ये उसकी लिमिट के अंदर ही है, सही है। तो माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सही। अब यहां दोबारा माइनस नहीं करना, अब सेम फार्मूला लिख के आपने एपीएफ पे भी जाना है। अब यहां डोनेशन की बजाय क्या लिखना आपने, कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, वो थी एक 7 लाख। यहां भी एहतियात करनी है कि लिमिट में है कि नहीं है, दोबारा इसका 20% लें, 18 लाख, ओए होए। तो हम क्या लिखेंगे, विदन, ये भी विदन लिमिट है, ओके। तो उसी तरह हम करेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या सर ये पेपर में लिखना है दिस का लफ्ज भी साथ, नहीं मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ इसलिए मैं दिस बोल रहा हूँ, आपने नहीं दिस लिखना। ये आपने माइनस किए, इसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी अंडर एनटीआर, ना लिखें। अब इसमें और कौन सी आइटम आएगी, वो जो ऊपर सेपरेट ब्लॉक थी, कहेंगे ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वो क्या था, डिविडेंड कितना था। अब वो डिविडेंड वो लेना है जो ऊपर लिखा हुआ है आपने, अब डिविडेंड कौन सा लेना है, हाँ वो लिख आपने वो लेना, समझ आ गई, वो कितना है, 176
176471, 176471 इंटू 15, ये ऐड करना, ये नहीं गलत कर देना। 176471 इंटू पॉइंट, इसको बोल, असल टैक्स लाइबिलिटी आपकी ये है टैक्स जो आपने डिपार्टमेंट को देना। दिस इज कॉल्ड टैक्स या टोटल टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स। अभी टैक्स टैक्स उस टैक्स किया नहीं। बेटा वो तो अभी मैं टैक्स पेएबल पर तो आया ही नहीं। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी देना है, लाइबिलिटी है। गिरती हुई दीवारों को एक दिक्का और दो। आपको थोड़ा सा टैक्स के आ गया, आप जो है ना मुझे चैलेंज करना शुरू हो गया, सर इसमें ये भी तो है ना अभी। वो भी मुझे पता है आपको टैक्स आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब मुझे ऐसे तो नहीं होगा ना। उस्ताद के शादियां बखानियां, ये बात नहीं होगी। ओके। अब आखिरी आइटम आ गई, लेस विद होल्डिंग टैक्स। एक सैलरी पे था, 7 लाख रुपया था। मैंने खुद ये आइटम, ये टैक्स 7 लाख माइनस, और फिर ये सेम, ये जो एडवांस टैक्स था इसका भी, वो भी डिविडेंड के ऊपर। अब यहां अगर नेगेटिव आंसर आ गया तो रिफंडेबल, वरना क्या लिखेंगे, टैक्स पेएबल। यहां लिख दिया करें विद रिटर्न, विद टैक्स रिटर्न। इसको कहते हैं सुर्खी पाउडर। इसको क्या बोलते हैं, जरा मेकअप कर दिया हमने। वो तो उसको ये भी समझ आ गई यार, इस बच्चे को पता है कि ये जो टैक्स है ये रिटर्न के साथ जमा करवाना होता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट था। ड्रा ही दिया हमने। क्या हो गया। सर आपने बोला था कि जो डोनेशन है वो हमेशा बैंक के थ्रू ही जाएगी ना, हाँ जी। जितनी अमाउंट है उससे तो नहीं, आप। मैंने ये नहीं कहा हमेशा। फिर मैंने चीज़ों की बात भी की कि आप डोनेशन चीज़ों में दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, एयर कंडीशनर दे सकते हैं, फर्नीचर दे सकते हैं। आपने सुन लिया उसका अप्रूव्ड पेंशन फंड का, वो नहीं दे सकते। वो दे सकते हैं लेकिन वो लेता ही कोई नहीं है। इस ओके। यस सर। ये था। अच्छा, ये जो आप एक बात याद रखिएगा, यहां तक ऊपर कहीं भी आपका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता एग्जाम में। ये बात याद, यहाँ कहीं पर भी ऊपर आप, ये जो मैंने एक ना येलो ये वाला कलर, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, दिस वन, इनमें से सिर्फ नेगेटिव आंसर यहाँ ही आ सकता है, ये बात याद रखें। इसके अलावा अगर आपके एग्जाम में कहीं नेगेटिव आंसर मौजूद है तो आप समझ लें कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलती है। यहां तक कभी आंसर आपका नेगेटिव एग्जाम में पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं सर, अगर मेरे यहाँ क्रेडिट्स ज्यादा है, मैंने डोनेशन इतनी ज्यादा पे, ज़कात इतनी ज्यादा पे कर दी है, तो फिर यहाँ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप कहते हैं सर ऊपर मेरे लॉसेस इतने ज्यादा हैं कि ये सारे, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ये आप माइनस करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा। ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस करेंगे, ये जीरो रहेगा। ये नेगेटिव नहीं लिखना आपने पेपर में। समझ आ रही है। इसी तरह जब ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। फिर आपकी डोनेशन डोनेशन सब खत्म हो जाएंगी, सेपरेट ब्लॉक में आके पॉजिटिव हो जाएगा। सेपरेट ब्लॉक तो आएगी आएगी, उसका लॉसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ आइए। अच्छा, ये इसको बरकत कहते हैं। मैं कल भी कह रहा था ना कि कल मैंने 5 सेक्शन आपको करवा दिए, मैं तेज नहीं जा रहा। मैंने 5 सेक्शन कल आपको करवा दिए। ये इसको बरकत कहते हैं कि थोड़े टाइम के अंदर अल्लाह ताला ने हमसे ज्यादा काम करवा लिया, लेकिन उसमें आपके पल्ले भी कुछ होना चाहिए। 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट। ये 8A वाली, ये कहते हैं जी स्लाइड शेयर कर दें। अ, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये मैं भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा बेटा क्वेश्चन खुदा का वास्ता है, अगर आप अपने बाप की सही औलाद हैं और आपको पता है कि मेरे वालिद कौन है, आप उनको जानते भी हैं,
नहीं, अस्तगफुरुल्लाह नहीं करना है आपने जाके। सही है। तो आपने, मैंने शर्त इसलिए लगाई है कि उसकी वजह पता कि आपको लाजमी करना चाहिए ये। मैंने एक तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सेंड किया है, अब यानी जो बच्चा ये वाला क्वेश्चन नहीं करेगा ना, उससे कल वाली एक्सरसाइजेस नहीं होंगी, फिर मैं पहले बता दूं। यानी ये अब हमारा, अब हम हंडिया बनाने के काबिल हो चुके हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसका सोल्यूशन भी भेज दें, कोई मसला नहीं, हम इसका आपको क्या किया। हाँ, सिनेरियो अल्फाज में नहीं लिखेंगे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप कौन। यानी जिसको पता है ना, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ जिसको इस बात का पता है कि आ, मेरे अब्बू कौन है, उनके नाम का पता है, वो लाजमी करे इसे। सही है। जिसको शक है कि पता नहीं कौन है भी कि नहीं है, या मुझे कहीं और से उठाया गया है, वो इस ओके फिर उसके लिए। हाँ जी, दूसरे वाले में करना था। यार ये भी एक उन्होंने मसला ही डाला होगा मेरे लिए। कहाँ करना, ये वाले में। चल कर दिया, और फिर ये ऊपर हो गया ये। अब ये सवाल भी करना है, पहले क्या किया था ये, अब सोल्यूशन करना है। ये हो गया, ये हो गया ना वो ऊपर। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट। सोल्यूशन हो गया, यहाँ भी सोल्यूशन हो गया। अब करना यहाँ क्या रह गया, क्वेश्चन रह गया, मर्दों को क्वेश्चन करना। अब ये कहाँ करना है अब, यही मर्द हजरात में ये भी भेज दिया। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट जो है, आपकी असाइनमेंट क्या है, एक तो मैंने आपको 6 छोटे छोटे क्वेश्चन भेजे हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के। उसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन है ये वाला करना है। ये जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये वाले, राइट, ये भी आप कहेंगे सर कर दें, कर दूं ये भी। नोट आपने कर लिए हैं। मैं ये भी कर देता हूँ। ये 2 लेक्चर मैं कहता हूँ कि आपकी जिंदगी और मौत है। सही है। ये जो मैंने दो आपको, ये वाला क्वेश्चन 8.1, और जो मैंने आपको एक ये एक ये वाला क्वेश्चन ये, राइट, ठीक है, 8.1। 8.2 तो आप कर लेंगे खुद ही, इसमें अब कोई मसला नहीं आएगा आपको। ठीक है। 8.1 आपने करना है। उसके साथ मैंने आपको मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, ये वाले, राइट। बेशक नकल मारे, टेबल सामने रखे हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंगली इसको आपने, ये मेरा बेटा करना है, 6 ये और ये इनका। जो एक्सरसाइज कौन सी, ये तो कौन सी ये तो आपने एक्सरसाइज सेंटर की, इनका सॉल्यूशन भी है आपके पास। भेजा तो है अभी, किन की बात कर रहे हैं, वही जो हमने ये वाले नहीं, आप करें ना, कल मैं इसका सलूशन आपको दे दूंगा, अभी इसका ये सलूशन बनता है, कल इसका करें आप तो फिर देखेंगे क्या समझ आ रही है आपके। ठीक है। आप ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग इसके अकॉर्डिंगली
जरा इसको करके देखें, तो इसको डिस्कस कर लेंगे हम कि भी हमें क्या समझ आ रही है इसमें। ठीक है ना? यस सर। अब हम इस काबिल हो गए हैं इंशाल्लाह वज्जो जल कि हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16, यानी अब हम एक, अब चलेंगे हम रिवीजन की तरफ। अब हम इंशाल्लाह ताला बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी ये समझे 40% एरिया तकरीबन बनता है चैप्टर 10 और 16। चैप्टर 10 और 16 का कोई सवाल नहीं छोड़ना आपने। चैप्टर 10 और 16 का 40% दोनों में से सवाल तकरीबन आते हैं हर दफा। ओके, समझ आ रही है? क्योंकि एमसीक्यूज भी आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ी सी उसकी आदत भी डालूं। पहले आपने कर ली है सबने सेक्शन 21 के एमसीक्यूज? मैंने जो लिंक भेजा था यस सर। कर, अब देखें ना, एग्जाम में मॉडल पेपर के अंदर एग्जामिनर ने मॉडल पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज का दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें एग्जाम के अंदर वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हमें एक एमसीक्यू वहां पर मिलेगा। पता नहीं 10 नंबर का है या 8 नंबर का है। 10 का तो 10 नंबर तो हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलने चाहिए, उसमें हमें कोई इशू। और उन उस पहले क्वेश्चन को वही कर सकेगा जिसने तसल्ली से लॉ को पढ़ा हुआ है। वहां लिखा आएगा कि जनाब ये कंपनी क्या है, नीचे कंडीशन के साथ लिखा होगा पब्लिक है, प्राइवेट है, स्मॉल कंपनी है, कौन सी आपने टिक करना है। वहां टिक करने पे ही आपको उसका नंबर मिलना है, या वहां यस नो ही होना है, जिंदगी या मौत, हार या जीत, बस। इसलिए वो क्वेश्चन आपका ठीक, यानी इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर पीआरसी। पीआरसी में भी आप टिकें करते आए थे, तो यहाँ भी उन्होंने एक क्वेश्चन, इसका बाकी 90% अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन होगी। और उस 90% में से उसने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं सैलरी का और मॉडल के मुताबिक। तो 10वां और 16वां चैप्टर ये उसने दो उसमें और डाल दिए। तो 10 ये हो गए जो ओवरऑल पूरे पेपर में से हो। तो बाकी ये 40, आधा पेपर तो निकल गया फिर आपका। आधा पेपर तो यही निकल गया ना, 10वां और 11, और इसके साथ आगे जो सेल्स टैक्स आएगा उसके अंदर जब हम एक करेंगे तो 15 नंबर वहां से आ जाएंगे एक ही चैप्टर में से। राइट? तो ये अब एहतियात से, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सर मैं क्या करूं, अब आपने आगे ही देखना है। अब आपके दिमाग में एग्जाम होना चाहिए, ये मैं तैयारी एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? अब नहीं सोचना मैं देख लूंगा कर लूंगा, बिल्कुल ऐसा हरकत आपने हरगिज नहीं कर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।